हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहुल कुमार अग्रवाल है। मैं आप सभी का अपने चैनल इजी कॉन्सेप्ट्स पे स्वागत करता हूं। आज 21 जुलाई है और आज हम लोग इंडियन एक्सप्रेस के 4 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे। 4 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे, ठीक है। इसमें पहला होगा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है FGD है फ्यूल गैस डीसल्फराइजेशन, ठीक है। उसके बाद है सॉइल हेल्थ। उसके बाद है एक नया वैक्सीन आया है मलेरिया को लेके, ICMR लेके आया है वैक्सीन, एडफेल्सीवैक्स। वैक्सीन का नाम है एडफेल्सीवैक्स, ठीक है। आपको याद रखना है सिंपल सा, एडफेल्सीवैक्स क्या होता है, ये किससे रिलेटेड है, मलेरिया से रिलेटेड है और थोड़ा सा उसके बारे में देखेंगे। और एक रिपोर्ट आई है क्राइम को लेके, बिहार से रिलेटेड है। अभी हाल में ही देखा है हमने कि पारस हॉस्पिटल में मर्डर हो गया था, मर्डर हो गया था, तो उसमें ही उसको ही लेके वो काफ़ी न्यूज़ में था, तो उसको ही लेके बिहार क्राइम को लेके एक न्यूज़ आई है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले एक आर्टिकल जो था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वाई 78% ऑफ कोल प्लांट्स वॉन्ट बी नीड टू ऐड एंटी पोल्यूशन डिवाइस। तो अब 78%, मैं तो कहूँगा आर्टिकल पढ़ने के बाद इट विल बी मोर देन 78%, ठीक है। कम से कम एटलीस्ट 78% तो होगा ही, लेकिन उससे ज़्यादा भी हो सकता है। दैट नाउ द कोल थर्मल पावर प्लांट्स विल नॉट गोइंग टू नीड टू लाइक इंस्टॉल FGD। अब 78%, कम से कम 78% कोल थर्मल पावर प्लांट को FGD इंस्टॉल करने का ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं FGD में। FG जो है फ्यूल गैस, वो क्या होता है। जब थर्मल पावर प्लांट से पावर जनरेट होता है, हम लोग जानते हैं कि कैसे पावर जनरेट होता है। प्लांट है, इसमें कोल, वाटर, कोल हीट होता है, कोल को हीट करते हैं, तो उससे क्या होता है, कोल को हीट कर रहेंगे हम लोग, इसमें आग लगाए, गर्मी पैदा हुआ, उससे वाटर को हम लोग स्टीम में बदल देते हैं और स्टीम की मदद से हम लोग टरबाइन को घुमाते हैं और फिर हम लोगों का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो उस प्रोसेस में जो गैस रिलीज होती हैं, रेसिड्यू गैस जो रिलीज होते हैं थर्मल पावर प्लांट से, उसको बोलते हैं फ्यूल गैस। इसमें सल्फ़र कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको ही कम करने के लिए एक डिवाइस लगाया गया था, एंटी पोल्यूशन डिवाइस, दैट इज़ नॉन एज FGD। तो आपको ये याद रखना है। आज क्वेश्चन आ सकता है FGD क्या होता है, ठीक है, किससे रिलेटेड है, हम लोगों को पता होना चाहिए, या इसका फुल फॉर्म क्या है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो हमने देखा ये क्या होता है। अब सल्फ़र क्यों हम लोगों को दिक्कत दे रहा है, तो सल्फ़र इसलिए दिक्कत दे रहा है हम लोगों को क्योंकि ये बहुत हार्मफुल गैस है, जो कि हमारे हेल्थ को, इन्वायरमेंट को, सबको इम्पैक्ट करता है, ठीक है। ये लॉन्ग डिस्टेंस भी ट्रैवल करता है, अराउंड 300 किलोमीटर। इसका एटमॉस्फेरिक लाइफ अबाउट 10 डेज होता है। ये क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में एमोनिया के साथ रिएक्ट करके एमोनियम सल्फेट बनाता है, ठीक है, जो एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, और वो कंट्रीब्यूट करता है PM 2.5 में, दैट इज़ पार्टिकुलेट मैटर 2.5 में, मैटर 2.5 में ये इम्पैक्ट देता है हम लोगों को। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 में ये इम्पैक्ट कंट्रीब्यूट करता है। और हम लोग जान रहे हैं कि जो SO2 होता है वो अराउंड 1/3 ऑफ PM 2.5 में प्रेजेंट होता है, ठीक है। मतलब 33% सल्फर ही कंट्रीब्यूशन देता है अपना पार्टिकुलेट मैटर 2.5 में, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 मतलब वैसे पार्टिकल्स जिसकी डायमेंशन जो है 2.5 माइक्रोमीटर से कम है या उतनी है। वैसे ही एक पार्टिकुलर मैटर PM10 भी होता है, ठीक है। तो ये हो गया इन्वायरमेंट के लिए सेकेंडरी पोल्यूटेंट का काम करता है, एमोनियम सल्फेट बनाता है, जो कि PM 2.5 में कंट्रीब्यूशन दे रहा है। फिर वैसे ही हेल्थ इशू है इसका, आई, स्किन, लंग्स, हार्ट अटैक वगैरह वगैरह में ये कंट्रीब्यूशन देता है, ठीक है। तो इससे प्रॉब्लम क्या है, ये लॉन्ग डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहा है। इसका मतलब क्या, जहाँ इसका सोर्स है सिर्फ वहीं पे ये पोल्यूशन नहीं
कर रहा है, बाकी ये लॉन्ग डिस्टेंस में भी लॉन्ग एरिया को भी, लार्ज एरिया को भी कवर कर रहा है ये, ठीक है। ये इसलिए इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। तो ये न्यूज़, ये जो कंसर्न है, पहली बार मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने 2015 में उठाई, ठीक है, उनके सामने आया, और उन्होंने 2017 का डेडलाइन फिक्स किया था कि हमारे यहाँ जो 596 कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स हैं, अराउंड 600 TPP हैं, दैट इज़ थर्मल पावर प्लांट, वो इस चीज़ को, दैट इज़ FGD को इंस्टॉल करेंगे। लेकिन थर्मल पावर प्लांट वालों ने इसका प्रोटेस्ट किया। उन्होंने कहा, या बोल सकते हैं अपने कंसर्न को रखा, कि ये इंस्टॉल करना बहुत ही कॉस्टली है, ठीक है, कॉस्ट है, तो TPP को कॉस्ट ज़्यादा होगा, तो उसका बर्डन किस पे आएगा? बर्डन आएगा कस्टमर पे, हम और आप जैसे लोगों पे आएगा, कस्टमर्स पे, ठीक है। अब ये हो गया। दूसरा उन्होंने बोला कि जो TPP है, जो थर्मल पावर प्लांट्स है, उसको शट डाउन करना पड़ेगा इसको इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है, ये भी एक कंसर्न था। तो उन्होंने बोला कि हमें डेडलाइन एक्सटेंड कर दीजिए, ठीक है। डेडलाइन एक्सटेंड होता गया, 2017 का बात है, और डेडलाइन अब एक्सटेंड होके 2027 हो गया है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि बाद में अराउंड 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने जो भी हमारे TPP थे, थर्मल पावर प्लांट थे, उनको 3 कैटेगरीज में बांटा, A, B और C। इस 3 कैटेगरीज में बांटा। तो A में कौन आता था? A में आता था दोज एरियाज, जो दोज TPP, वैसे TPP जो NCR रीजन, दैट इज़ नेशनल कैपिटल रीजन, जो NCR दिल्ली बोलते हैं हम लोग, नेशनल कैपिटल रीजन के 10 किलोमीटर के अंतर्गत हैं, या वैसे एरिया जहां 10 लाख पॉपुलेशन से ज़्यादा पॉपुलेशन है, लोगों से ज़्यादा पॉपुलेशन है, वैसे एरिया, ठीक है। तो ये 2 कैटेगरीज आए, ठीक है, इसको याद रखना है कि 10 किलोमीटर के अंदर या 10 लाख पॉपुलेशन से ज़्यादा। तो उनको टाइमलाइन दिया गया, 2022 तक आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। वैसे थर्मल पावर प्लांट 596 में से अराउंड 11% वैसे थर्मल पावर प्लांट थे जो इन कैटेगरीज को, क्राइटेरिया को फुलफिल करते थे और कैटेगरी A में आते थे, ठीक है। फिर अब आते हैं कैटेगरी B पे। वैसे थर्मल पावर प्लांट्स को इसमें रखा जो कि क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया के 10 किलोमीटर के अंदर हैं, ठीक है, या वैसे जो NAC, दैट इज़ नॉन अटेनमेंट सिटीज़ के 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर हैं। तो हम लोगों को कंसर्न होगा कि व्हाट इज़ NAC, दैट इज़ नॉन अटेनमेंट सिटीज़, क्या होते हैं? तो ये कुछ नहीं होता है। NAC जो है, दैट इज़ नॉन अटेनमेंट सिटीज़, ये क्या है? वैसे सिटीज़ जिन्होंने कंटिन्यूस 5 इयर्स तक NAAQS को फुलफ़िल नहीं किया। अब NAAQS क्या है? तो ये क्या है? नेशनल एम्बियंट एयर, दैट इज़ एम्बियंट एयर मतलब बाहर का एयर, एम्बियंट एयर। QS क्या है? क्वालिटी स्टैंडर्ड, ठीक है। नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड को वैसे सिटीज जिन्होंने नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड को लगातार 5 वर्षों तक फुलफ़िल नहीं किया, वैसे सिटीज़ को हम लोग NAC बोलते थे। और 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर जितने भी थे TPP, वो सब कैटेगरी B में आ गए, और बाकी जो भी बचा वो कैटेगरी C में आ गया, ठीक है। तो जो कैटेगरी C था वो 78% था, जो कैटेगरी A और B था वो 11% था। अब मिनिस्ट्री ने क्या कहा? मिनिस्ट्री ने कहा है कि जो कैटेगरी A हैं उनको 2027 तक कैसे भी इंस्टॉल करना है FGD, ठीक है, कोई सुनवाई नहीं होगा, उसको इंस्टॉल करना है। जो कैटेगरी C है उसको मिनिस्ट्री ने बाहर कर दिया, नाउ एग्जेम्प्टेड हैं वो लोग, ठीक है। और जो कैटेगरी B है
वो केस बेसिस पे मिनिस्ट्री डिसाइड करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिसाइड करेगी। तो ऐसे में क्या हुआ कि 78% तो आउट हो गया, 11% फिक्स हो गया, उनको करना है बाय 2027, ये आउट हो गया। जो बच गया 11% केस बाय केसेस मिनिस्ट्री डिसाइड करेगी, ठीक है, मिनिस्ट्री डिसाइड करेगी। तो ये हो गया हमारा ये टॉपिक कंप्लीट, ठीक है। अब इसमें एक और पॉइंट है कि वैसे टीपीपी जो 2023 तक रिटायर होने वाले हैं उनको नहीं करना है कुछ भी, उनको कुछ भी नहीं करना है, उनको FGD इंस्टॉल नहीं करना है। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। इसको मैं अच्छे से यहाँ लिख देता हूँ कैटेगरी वाइज, ठीक है, कैटेगरीज ABC 10 किलोमीटर ऑफ NCR और 10 लाख प्लस पॉपुलेशन, ठीक है। ऐसे इनको 2027 तक लगाना है, 11% ये ऑफ 596 आते हैं, ठीक है। ये कैटेगरी A हो गया। कैटेगरी B उसी तरह 10 किलोमीटर ऑफ क्रिटिकली पॉल्यूटेड और जो NAC हैं मतलब 5 इयर्स कंटिन्यूअस, जो NAAQS के बाहर है, ठीक है। ये रेस्ट हो गया, रेस्ट 78% है, ये भी 11% है। इसको पूरी तरह एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, इसको रखा गया है, ये केस बेसिस पे डील होगा और इसको मस्ट है। और एक और कैटेगरी जिसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है वो है जो 2030 में टीपीपी रिटायर हो रहे हैं, मतलब बंद हो जाएगा वर्किंग उनका, उसको भी एग्जेम्प्ट कर दिया गया। तो इस चार्ट को याद रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ऐसा कई बार सवाल आ जाता है, इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। चलिए धन्यवाद। ये हो गया इस टॉपिक का समापन।